जी जी, आप लोगों ने बैंकिंग के बारे में, सूद के बारे में जो सवाल करने हैं वो कर लीजिए, क्योंकि ये माशाल्लाह बड़ी अच्छी पोस्ट पर बैंक में हैं, बैंकर हैं जी। जी जी अस्सलाम वालेकुम। आप आपा और बहनों सब लोग, जी जी, क्या हाल वालेकुम है सलाम। आपके? सब लोग ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र। अच्छा भाई, आपने अपने पिछले लेक्चर में कहा था कि बैंक इसलिए नहीं बनते कि गरीबों की मदद की जाए। ये आपका जुमला जी मुझे आज भी याद जी जी है। जी कल कल आपने ये, हमें सारा ने बताया कि आपने ये कहा है कि बैंक गरीबों को भी कर्जा देता है। जी जी वो जरा वजाहत कर दीजिए। जी जी, बिल्कुल मैं मसला हल कर देता हूँ। देखें, इसको बात को समझने में आपको एक थोड़ा सा बैकग्राउंड मैं बताऊंगा तो आपकी बात ज़्यादा क्लियर होकर समझ आ जाएगी। बैकग्राउंड यह है कि बैंक जो कर्जा देते हैं गरीबों के लिए या छोटे कारोबार करने वालों के लिए, उसको माइक्रो फाइनेंस कहते हैं। और ये जी माइक्रो फाइनेंस जो है तकरीबन 2008 में नहीं ये तकरीबन, हाँ, 1997 के अक्रॉस तकरीबन 1995 में पाकिस्तान में शुरू हुआ था। हम्म। जिसमें बेसिकली ये हुआ था कि वर्ल्ड बैंक ने एक स्टडी की और उन्होंने बताया कि जो गरीब ममालिक हैं, जो तरक्की पजीर ममालिक हैं, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश जैसे, हम्म। वहाँ पे जो गरीब लोग छोटा छोटा काम करते हैं गांव में, जो बैठे हुए हैं, एग्रीकल्चर से रिलेटेड हैं या दूसरे छोटे छोटे जगहों पे चीज़ें बना रहे हैं शहरों में, तो हम्म। वो लोग, उन लोगों को अगर कर्जा दिया जाए तो हम्म। छोटे छोटे जो कर्जे होंगे जिससे वो अपना कारोबार को ज़रा ज़रा अच्छे से तरीके से कर सकें, तो वो उसकी स्टडी में ये पता चला, क्योंकि उन्होंने सीखा था ये दूसरी कंट्रीज में करके, कि हम्म। उसका रिकवरी रेशो जो होता है, डिफॉल्ट रेट कह लें, डिफॉल्ट बहुत कम होता है उसमें, और ज़्यादातर पैसे जो कर्जे पे दिए जाते हैं वापस आ जाते हैं। अच्छा, एज यानी वो इसको श्योर कर लेते हैं पहले कि जो कर्जा ले रहा है छोटे पैमाने पे वो रिटर्न कर सकता है। वो मैं बताता हूँ आपको। इस तरह से होता है कि वो कर्जे होते क्लीन लोन है, उसके पीछे कोई सिक्योरिटी नहीं होती, उसके पीछे कोई उनसे जमानत नहीं रखी गई होती या उनसे कोई चेक नहीं लिया गया होता। वो हम्म। कर्जे उनका कारोबार देखते हुए, जैसे कोई औरत बहुत ही कॉटेज इंडस्ट्री लेवल पे कोई कोई चीज़ बना के लोकल मार्केट में सप्लाई कर रही है, या कोई किसान सप्लाई कर रहा है, या कोई, तो वो देखते हैं कि वो जो काम कर रहे हैं उसको किस तरह से बढ़ाया जा सकता है कि उनकी इनकम बढ़ जाए, या उनके पास एक हुनर है जिसके अंदर रहते हुए वो उसको खराद का काम कर रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं। तो उनको ये पता चला कि ऐसे लोगों को जब कर्जा दिया जाता है तो ये लोग कर्जा डिफॉल्ट नहीं करते, ये कर्जा वापस कर देते हैं। जब भी इनका कारोबार बढ़ता है तो इनके यहाँ से रिकवरी 100% आ जाती है, 90% आ जाती है, एज कम्पेयर टू जो बड़े बड़े कर्जे वाले होते हैं, वहाँ रिस्क बड़ा होता है, तो एक भी वहाँ का एक डिफॉल्ट यहाँ के 2000 लोगों के बराबर डिफॉल्ट होता है। तो ये जब स्टडी आई तो पाकिस्तान में उस वक्त बुनियाद रखी गई इस माइक्रो फाइनेंस की। और उसी माइक्रो फाइनेंस के तहत, उसमें उस जमाने में मेरा ख्याल है शायद 50,000 रुपए से कर्जा शुरू होता था, और वो इंडिविजुअल लोगों को दिया जाता था, इस बेसिस पे दिया जाता था। उसके लिए दो चार बैंक आगे आए और उन्होंने इदारे बनाए जो इस किस्म का काम करने लग गए। और इस वक्त पाकिस्तान में तकरीबन 6 या 7 इदारे हैं जो ये काम करते हैं। तो जैसे कई कई नाम है, मैं आपको नाम भी दे दूंगा ड्यूरिंग द कोर्स। जैसे खुशहाली माइक्रो फाइनेंस बैंक है, हज हबीब बैंक माइक्रो फाइनेंस बैंक है, मोबिलिंग माइक्रो फाइनेंस बैंक है, ये और भी 3 4 हैं जो बेसिकली गरीबों को, जो छोटे लेवल पे बहुत कारोबार कर रहे हैं, अप टू 50 लाख रुपए तक का कर्जा देते हैं। तो ये तो हो गया गरीबों के लिए लोन। अब ये कहना कि जी वो, मैंने जैसे कहा था कि गरीबों को बैंक बैंक कर्जा नहीं देते, वो मैं आपको समझाता हूँ कि उसका मतलब क्या था। उसका मतलब ये था कि एक 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 नहीं, फॉर आपने एग्जांपल, कहा था मकसद नहीं है, इनके कयाम का मकसद गरीबों की मदद करना जी जी नहीं जी है। जी जी, मैं वही बता, उसी पे आ रहा हूँ, उसी पे आ हाँ। रहा हूँ। तो जो कमर्शियल बैंक हैं, जो नॉर्मल एक बैंकिंग इंडस्ट्री है, उनका हम्म। क़याम का मकसद जो है वो इकॉनमी को चलाना है, उनका क़याम का मकसद एक फाइनेंशियल सिस्टम रेगुलेशन को चलाना है। तो वो जब वो इंडस्ट्री और वो सब चीज़ें इतनी लिंक होती हैं, वहाँ पे अगर वो, ये अगर एक फॉर एग्जांपल एक गरीब आदमी है जिसके पास एक बहुत ही छोटा सा घर है, और वो ये चाहता है कि जी मैं
बड़े से घर में रहने लग जाऊं, तो बैंक के पास अगर आके कहे कि जी मुझे कर्जा दे दो, मैंने जमा किए इतने पैसे की जिससे मैं इसकी 5% डाउन पेमेंट दे सकता हूँ एक बड़े घर की, तो बैंक इस बेसिस पे उसको कर्जा नहीं देगा। बैंक क्यों नहीं देगा? वो पहले चेक करेगा कि क्या इसके पास अहलियत है या इतनी इनकम है कि उस घर का किराया जो कि क्या कर इंस्टॉलमेंट सकेगा। वो दे सकेगा, नहीं दे सकेगा। और फिर तो इस वो तो कमर्शियल बेसिस है सारा। तो वो वहां पे अहलियत की बुनियाद वो होती है कि उनके पास कैपेसिटी है उतनी अर्न करने की कि वो किसने पे कर सकें, कि गाड़ी ले रहे हैं या कोई चीज ले रहे हैं या उसको इस तरह से ले रहे हैं। अच्छा, फिर कई लोग उसको कंफ्यूज कर देते हैं कंज्यूमर लोन के साथ। जो लोग लेते हैं पर्सनल लोन लेते हैं बैंकों से, अच्छी सैलरी पे हैं, उनको वो गए बैंक के पास कि जी मुझे दे दें कर्जा, मैंने भाई का इलाज कराना है बाहर, या मैंने किसी गाड़ी खरीदनी है अपने लिए, आपकी गाड़ी के लोन से लेने हैं, वैसे ही मुझे कर्जा दे दें, मैं अपने यूज में लाऊंगा। तो बैंक चेक करता है कि भाई ये अच्छी सैलरी पे हैं, पढ़े लिखे हैं, प्रोफेशनल हैं, इतनी इनकी इनकम आ रही है, तो वो उसका सर्टेन परसेंटेज, पूरे अमाउंट का नहीं, कि वो ये देखता है कि बैंक अगर वो महीने का 10 लाख कमाता है तो उसका घर का अखराजात 4 लाख या 5 लाख हैं, बाकी 6 लाख बचा, उसकी बाकी लाइबिलिटी देखते हैं और फिर बताते हैं कि आपके इसमें से 6 लाख के अंदर से आप 3 लाख ऐसा है कि जो आप बैंक की रिपेमेंट के लिए यूज कर सकते हैं। तो बैंक उसी हिसाब से वर्कआउट करके बताता है कि आप इतना लोन ले सकते हैं, तो उतना लोन उनको दिया जा सकता है जो ओपन बेसिस पे है। लेकिन जाहिर बात है वो एक अमीर आदमी तो अफोर्ड कर सकता है या उसके लिए तो हो सकता है। बैंक ये कैलकुलेशन एक गरीब आदमी के ऊपर कैसे लगाएगा कि जिसकी महीने की आमदनी में उसका खाने का खर्च भी पूरा नहीं होता। जी हाँ। यानी वो इस चीज की श्योरिटी लेता है कि मेरे पैसे वापस हो जाएंगे, जी फिर वो जी, देता है कर्जा। फिर वो देता है कर्जा। जी। बट क्लियर है छोटे बात, हाँ। बिजनेस के लिए जो करते हैं, कोई सवाल है इस पे, या मिनी बिजनेस के ऊपर सवाल पूछ लीजिए जी, सवाल कोई है तो पूछ लीजिए। एक बात मैं और ऐड कर दूं आपके लिए, जरा और क्लैरिटी हो जाएगी। यही यही जो वर्ल्ड बैंक की स्टडी थी, बांग्लादेश ने अडॉप्ट की। वहाँ गरमैन बैंक उन्होंने वहाँ क्रिएट किया, जो उन्होंने माइक्रो फाइनेंस के अंदर बहुत सारी छोटी इंडस्ट्री को कर्जे दिए। इतना कामयाब रहा वहाँ पे कि उनके जो जिन साहब ने किया था, जो आजकल वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको नोबेल इनाम मिला इसी इसी माइक्रो फाइनेंस के चक्कर में। उन्होंने वहाँ बड़ी तरक्की की। अच्छा, पाकिस्तान में ये काम शुरू में बड़ा अच्छा हुआ, लेकिन अब पिछले यूँ कह लेंगे 10-15 सालों में इतना वो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इसमें आ गया कि बहुत सारे कर्जे लोगों ने अपने पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इन बैंकों को यूज करते हुए लिए माइक्रो फाइनेंस में, और डिफॉल्ट करने लग गए। क्योंकि वहां पे ये नहीं देखा गया कि जिसको कर्जा दिया जा रहा है वो उसके पास इतनी उसके बाद टेक्निकल ट्रेनिंग है, वो जो काम कर रहा है वो कर सकता है नहीं कर सकता है। तो वो जैसे इलाके के वडेर या चौधरी या जो भी रिसोर्सफुल लोग हैं, उन्होंने अपने ग्रुप बना के लोगों को कर्जे दिला दिए, मे भी उसमें से खुद भी रख लिए। तो और खुद इतनी खुद भी बेईमानी, नहीं दिए, करोड़ों हाँ, के तो करोड़ों इतनी के कर। बेईमानी उसके अंदर हुई कि पाकिस्तान टॉप लिस्ट पे आ गया इन माइक्रो फाइनेंस पे डिफॉल्ट के ऊपर, जो कि इस मकसद के लिए नहीं बनाया गया था ये कर्जा। ये एग्जैक्टली जिस मकसद के लिए बनाया गया था उस तरीके से दिया जाता छोटी इंडस्ट्री को, छोटे छोटे लोगों को, तो वो जहां बांग्लादेश में इतना कामयाब हो गया, पाकिस्तान में भी कामयाब हो जाता। लेकिन क्योंकि नियतों का फर्क है, तरीके का फर्क है, तो वो ये वजह है। तो जैसे छोटे छोटे किसी ने कारखाना लगाना है, कोई औरतें हैं उन्होंने वो सिलाई मशीनें जी जी, लेके, लेके या बिल्कुल कोई हैंडी काम कर रही है, बिल्कुल। कोई कढ़ाइयों के काम कर रही है और बिजनेस ये दस करना दस है। हजार हमने उस ऐसा जमाने में शुरू किया था, 10,000 15,000 कर्जा दिया करते थे। हाँ, मैं क्योंकि बैंक एग्जीक्यूटिव में था, उस हमें वर्ल्ड बैंक से पैसा मिला था ये माइक्रो फाइनेंस देने के लिए। तो हमारे पास तकरीबन $100 मिलियन उस वक्त आया था, जो हमने फिर छोटे छोटे बैंकों को दिया कि आप आगे माइक्रो फाइनेंस का कर्जा दें। जी जी, सही है। हाँ जी, कोई सवाल? अम्मा आपके होते हैं, आप पूछिए, कोई पूछना है तो। खाली जी समझ आ गई है, लेकिन मैं तो अभी भी अपने उस पे कायम हूँ, जो कुछ भी करना है ना, ये हुकूमत की जिम्मेदारी है बस। ये नहीं, हमारे इसका पास आपके जिम्मेदारी सवाल नहीं से क्या पड़ती ताल्लुक? है। आप नहीं, आप बैंक से मुतालिक बात करें ना, हम तो बैंक से जी मुतालिक बात। हाँ जी, बिल्कुल। बैंक के जो कानून बने हुए वो हुकूमत की इजाजत के बगैर नहीं बने हुए। जो कुछ भी हमारे पास आएगी अजाब या जो भी गुनाह होगा, वो हमारी हुकूमत और बैंकों पे आएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम हुमा सलाम। कह रही है कि रियासत जिम्मेदार है, अगर हमें जो भी वो हाँ करेगी हम जिम्मेदार नहीं है, रियासत जिम्मेदार है।
बिल्कुल हुमा का ये बिल्कुल कहने का मकसद है। नहीं, वो तो कह रहे हैं कि ये सूद है ही नहीं ना, वो तो ये कह रहे हैं कि हाँ सूद तो तो बस है ही नहीं ठीक है। है। कि तो जब बस आप देखें ना कर्ज, जब आप कोई कर्ज आपसे ले रहा है और आप गारंटी ले रहे हैं कि वो वापस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, तो वो तो वो सारी बुनियादें कॉकम नहीं मुझे है। कॉकम मुझे ये बताइए, पाकिस्तान में सूद जो लेगा उसमें से 100 में से कितने लोग वापस कर रहे होते हैं? मोस्टली जो होते हैं इन्वेस्टर और जो बिजनेसमैन होते हैं, वो तो कभी भी वापस नहीं करते। वो तो मेरी आंखों देखा हाल है। मेरे नहीं कंपनी तो वालों ये ने तो इतनी फिर यानी कि बैंक का काम है ना इतने कि वो लीज करवाया, इतना सब कुछ कराया, मेरी अपनी कंपनी वालों ने इतना लीज कराया, लेकिन ये बैंकरप्ट अपना आपको शो करके खत्म किया। अच्छा चले, मैं आपको इस बड़ी अच्छी आपने बात कही, बहुत अच्छी बात कही, और मैं बिल्कुल आपकी बात से 100% एग्री करता हूँ कि ये सारा सोसाइटी माहौल और उसका असर होता है। मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ, आपको बड़े इजीली समझ आ जाएगी चीज़। जब ये पाकिस्तान में 1980 और 70 की दिहाइयों में वर्ल्ड बैंक ने सारी दुनिया में जो तरक्की पजीर ममालिक थे, उनको बड़े बड़े कर्जे दिए कि आप अपनी इंडस्ट्री लगाएं और आप अपने लोगों को इंडस्ट्रीज में आगे लाएं, सर्विसेज में, मैन्युफैक्चरिंग में प्लान बनते थे। मैं क्योंकि खुद इन्वॉल्व था उस प्रोसेस के अंदर इस तरह से कि बैंक एग्जीक्यूटिव में काम करता था, तो हमें वर्ल्ड बैंक की लाइनें मिलती थी जो हम आगे इंडस्ट्री को कर देते थे। सेम प्रोग्राम कोरिया के लिए भी शुरू किया जो डॉक्टर महबूब हक ने बनाया था, तो सेम प्रोग्राम पाकिस्तान में भी हमने इम्प्लीमेंट किया उस वक्त। अब फर्क ये है, ये देख लें कि उसी जमाने में कोरिया में 70s में उनके पास भी कोई इंडस्ट्री नहीं थी, बहुत ही हमारी तरह गरीब मुल्क थे, वो हमसे भी गरीब थे रादर उस वक्त। तो उन्होंने वो पैसा लेके उन्होंने इंडस्ट्री लगाना शुरू की, कार की इंडस्ट्री में गए, इलेक्ट्रॉनिक की मैन्युफैक्चरिंग में गए, और हम भी इस तरफ, हमारे पास मैं उस जमाने में बहुत सी इंडस्ट्री को हमने कर्जे दिए, जिसमें से कुछ लग रही थी, कुछ नहीं लग पाई, कुछ लगी, डिफॉल्ट हुआ। अब ये कहना कि गवर्नमेंट कसूरवार है, गवर्नमेंट वहां पे भी थी जो कि नॉन मुस्लिम्स की गवर्नमेंट थी, उन्होंने ये इंश्योर की, वहां भी करप्शन हुई, कुछ लोगों को उन्होंने जेल में डाला, कुछ सख्तियां भी की, लेकिन हुआ ये कि वो सारा कर्जा जितना लगा था मेजॉरिटी इंडस्ट्री पे लगा, तरक्की हुई। आज जो आप कंपनियों के नाम देखते हैं, किया, सैमसंग, डाइवो, बड़े बड़े नाम है दुनिया के, वो कोरिया के, वो सारे 70s के अंदर यहाँ के वर्ल्ड बैंक के उसी प्रोग्राम के कर्जों में लगे थे जिस जमाने पाकिस्तान में वो कर्जे आ रहे थे, और पाकिस्तान उस वक्त ज़्यादा तरक्की याफ्ता था। तो हमने भी बड़े कर्जे दिए, लेकिन हुआ ये, जैसा आप बिल्कुल सही कह रही हैं बहन, कि वो लोगों ने खा लिए पैसे, लोगों ने इन्फ्लुएंस लगा के इंडस्ट्री नहीं लगाई, बाहर से कहते थे मशीनरी आ रही है, अंदर कंटेनर्स के अंदर कचरा आता था, वो किक बैक ले लेते थे, स्विस अकाउंट्स अपने पर भर लेते थे, तो बेशुमार लोग मिलियनर मिलियनर हो गए और इंडस्ट्री उस तरह से लग नहीं पाई। तो अब इसमें कसूर किसको आप कसूरवार कर देंगे? गवर्नमेंट को कहेंगे या इंडिविजुअल वो लोग जो पावरफुल लोग हैं जिन्होंने खा ली, जिसमें सब शामिल हैं, जिसमें पॉलिटिशियन भी हैं, जिसमें ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, फौजी भी हैं, सब शामिल हैं। जानबूझ के नहीं वापस करते हाँ, जानबूझ के नहीं वापस करते। तो अब मुझे ये बताएं कि वर्ल्ड बैंक ने तो एक प्रोग्राम के तहत सबको बराबरी का ट्रीट किया था, उसने ये नहीं कहा था कि भाई हम ये दे रहे हैं तो यहाँ पे तरक्की नहीं होगी और यहाँ पे दे होगी, वो तो सबके लिए एक ही प्रोग्राम था। लेकिन अगर कोई आगे प्रोग्राम यूज करने वाले की नीयत सही नहीं है या वहाँ के लोग ठीक नहीं है, तो फिर यही होगा जो आप कह रही हैं। सुमेरा, आप कुछ पूछना चाह रही हैं? जी अस्सलाम वालेकुम जी। यही मैंने पूछना था, जो आप छोटे कर्जे देते थे तो उसके ऊपर भी फिर उनसे ज्यादा लेते थे या से उतनी अमाउंट जो आपने दी होती थी वो लेते थे जब वो उसमें यानी उनका चल जाता था बिजनेस? हाँ, चल जाता था बिजनेस, तो देखिए माइक्रो फाइनेंस बैंक ने अपनी कॉस्ट तो निकालनी है, अपना खर्चा तो निकालेंगे ना, उन्होंने एम्प्लॉय रखे हुए जो जा रहे हैं फील्ड के अंदर, उनके उनके वो दे रहे हैं, वो सोशल प्रोग्राम नहीं था। लेकिन इस लेवल पे सोशल प्रोग्राम था कि उनसे कोलेटरल नहीं मांगा जाता था, उनसे कोई ज़र ज़मानत ये नहीं आता था कि अपने घर आप मॉर्गेज कर दें या अपनी कोई चीज़ आप इधर रख दें। तो उसमें ये होता था कि एग्रीड अमाउंट होता था कि भाई आप कारोबार कर रहे हैं, इसमें आप कमाएंगे, तो आप एक एक्स अमाउंट, इन्फ्लेशन जो होता था, जो हर जगह कॉमन होता है, वो इतना आप हमें दे देंगे जिससे हमारे अखराजात भी निकलेंगे, जिससे हमारा बैंक भी चलेगा। क्योंकि आप देखें माइक्रो फाइनेंस बैंक जो बना हुआ है, वहाँ का उनका एक सेटअप है, उनकी कॉस्ट है, उनके एम्प्लॉयज़ हैं जो जा रहे हैं फील्ड के अंदर, वो या तो गवर्नमेंट कहे कि हमने सोशल प्रोग्राम करना है और हम कोई उसमें से इंटरेस्ट नहीं लेंगे और फिर इनकी तनख्वाहें हम अपने पास से देंगे, ऐसा तो नहीं होता। तो ज़ाहिर तो अपने खर्चे चलाने के लिए उनको कुछ ना कुछ दरकार है, तो एक माकूल इंटरेस्ट लेते थे उसके अंदर। तो ये अगेन, अगर उसमें किसी का कारोबार नहीं चल पाता था तो क्या होता था, ये लोग उसको राइट ऑफ कर देते थे। ये नहीं होता था कि उसको
اس کا جا کے گھر پہ قبضہ کر لیں یا اس کی، کیونکہ پیچھے کوئی کولیٹرل ہوتا ہی نہیں تھا ان کے پاس. تو ایک لحاظ سے بہت اچھا اقدام تھا جو غریبوں کو، کیونکہ بات چلی تھی کہ غریبوں کو کے لیے کیا ہے بینکوں کے پاس، تو یہی بینکوں کی برانچز جو مائکرو فائنانس کی 6-7 بینک ہیں پاکستان میں ابھی بھی ایگزسٹ کرتے ہیں، لیکن لاس میں چل رہے ہیں کیونکہ ڈیفالٹ ان کے اندر بھی بہت زیادہ ہو گئے. کلیئر ہے جی، بالکل صحیح. جی جی ایک سوال میں نے بھی کرنا ہے. جی جی. میری بیٹی پوچھ رہی تھی، وہ یو کے میں ہے، کہ ہم لوگ گھر کا کرنا چاہ رہے تھے تو انہیں پتا چلا کہ جو پہلے یعنی ایک تو اسٹارٹ اپ میں جو منی ہے وہ دینی ہے، اس کے علاوہ جو آپ گھر کی قسطوں پہ گھر لیں گے نا، تو اس کے لیے آپ کو بینک سے علیحدہ لون لینا پڑے گا، اور آپ پھر دوسری جگہ یعنی قسط دیں گے. تو وہ کہہ رہی تھی کہ یہ تو پھر اس کے اوپر پھر انٹرسٹ تو ہے، یعنی کہ دو، کیا سوال چاہتی ہے؟ ذرا اور کلیئر کر دیں مجھے کہ دوسرے بینک کے یعنی پاس کہ کیوں جاتے ہیں؟ آپ نے گورنمنٹ سے پیسے لینے ہیں بینک سے، اور پھر ایک دوسرا ادارہ ہے جو گھر جو ہے نا وہ آپ کو دیتا ہے، یعنی کہ لون پہ گھر دیتا ہے یعنی ڈائریکٹ. لازماً بینک سے لینا ہے آپ نے ہاں تاکہ بینک لازمی کو ہے. سود دیا جا سکے، اور اور وہ، پھر جس نے گھر پرچیز کیا ہے ان کو پیمنٹ کرنی. ہاں جی، وہ کہتے ہیں یعنی کہ ہمیں سود جو ہے نا وہ بینک کو دینا پڑے گا، جن سے گھر لیا ہے ان کو نہیں دینا. اوکے ان کو اوکے، ہمیں، تو ایسا ہی ہے نا. سمجھ گیا میں آپ کی، اب سمجھ گیا آپ کی بات. دیکھیں، جو بھی مارگیج فائنانس ہوتا ہے بینک کا، اس میں ایک دو ایلیمنٹ ہیں. ایک تو ڈاؤن پیمنٹ ہوتی ہے جو وہاں کے قانون کے مطابق آپ ہر ایک دینی پڑتی ہے، جو سینٹرل بینک بناتا ہے. 20% ہے، 10% ہے، جو بھی اس گھر کی ویلیو کا، وہ آپ کو ایڈوانس میں دینا پڑتا ہے کہ بھئی یہ جب بھی آپ گھر خریدنے جائیں گے ایک ڈاؤن پیمنٹ جمع کریں گے اپنے پاس، بینک کے پاس جا کے کہیں گے کہ جی یہ لے لیں پیسے، یہ ڈاؤن پیمنٹ کیا آ گیا. بینک نے پھر کیلکولیٹ کرے گا کہ جی آپ کرایہ دینے کی اہلیت رکھتے ہیں. اگر اس نے کیلکولیٹ کیا اور آپ اس کرایہ دینے کی اہلیت میں پورے اتر رہے ہیں، تو اس کی فار ایگزامپل مارگیج کی قسط بنتی ہے، کیونکہ 30 سال کے لون ہوتے ہیں موسٹلی باہر کی کنٹریز میں. تو جو منتھلی قسط بنتی ہے اس کی پرنسپل ڈیوائڈیڈ بائی 30 ایئرز ڈیوائڈ بائی 12، وہ آپ منتھ کی قسط آ جائے گی پرنسپل کی، پلس اس پہ جو بھی انٹرسٹ چارج کرتا ہے وہ ایڈ کر لیں تو وہ منتھلی انسٹالمنٹ بن جاتی ہے. اس منتھلی انسٹالمنٹ کو وہ دیکھتا ہے کہ آپ کے پاس اہلیت ہے کرایہ دینے کی، تو وہ بینک آپ سے پھر ایگریمنٹ کر لیتا ہے. اور آپ، کیونکہ وہ گھر آپ کسی سے خرید رہے ہوتے ہیں، بیچنے والا تو کوئی اور بازار میں ہوتا ہے جس نے گھر بنایا ہوتا ہے. فار ایگزامپل کوئی بلڈر ہے جس نے گھر بنایا ہے، تو اب بینک کیا کرتا ہے، اب آپ کے پاس یکمشت پیمنٹ کرنے کی اہلیت نہیں ہے جو نارملی لوگوں کے پاس نہیں ہوتی. وہ لمسم جیسے £500,000 ہے وہ دے دے گا اس کو بینک. تو جو بیچ رہا ہے اس کو تو اس کے پیسے مل گئے نا. اب آپ نے جو واپس کرنے ہیں پیسے، وہ کس کو واپس کرنے ہیں؟ بینک نے آپ کے بہاف پہ گھر خرید کے آپ کو دے دیا ہے. تو جو کرائے کی فارم میں آپ اس کو پیسہ دے رہے ہیں ہر منتھ، وہ کرایہ ہے جو آپ اگر ویسے کرائے پہ لے کے اس گھر میں رہتے تو تقریباً اتنا ہی پڑ جی جاتا. یہی مارگیج ہے نا. جی یہ مارگیج ہے. تو آپ بینک کو جو پیمنٹ کر رہے ہو، اگر وہ بینک اون بائی دا گورنمنٹ ہے تو گورنمنٹ کو دے رہے ہو. اگر وہ بینک اون بائی دا کمرشل بینک ہے، پرائیویٹ کمپنی کوئی اون کرتی ہے، آپ اس کو دے رہے ہو. تو ایفیکٹولی جس نے گھر بنا کے بیچا ہے اس کو تو پیسے مل گئے، وہ ڈیل سے باہر آ گیا. اس کو خرید کے بینک نے آپ کو دے دیا کہ آپ استعمال کرو اور ہمیں قرضہ دیتے رہو، واپس کرتے رہو. پہلے دے دو گے 30 سال سے تو یہ پیپر آپ واپس لے جانا ہم سے کلیئر کرا کے کہ یہ آپ کا ہو گیا. 30 سال تک 30 سال تک پورا کرتے رہو. یہ تو آپ کی اہلیت پہ ہے، زیادہ کمانے لگ جائیں گے. موسٹلی لوگ یہ کرتے ہیں کہ 30 سال کا لون لیتے ہیں، انسٹالمنٹ دیتے رہتے ہیں. جنرلی ان کے حالات بہتر ہو جاتے ہیں تو وہ جلدی پے کر دیتے ہیں. وہ 10 سال 15 سال میں پورا لون پے آف ہو جاتا ہے اور گھر ان کے نام ہو جاتا ہے. بالکل صحیح جی، بالکل صحیح بات ہے. تو مارگیج جو ہے وہ سود نہیں ہے نا. کہیں سے بھی سود ہو نہیں سکتا، کیونکہ آپ میں اپنا گھر آپ کو استعمال پہ دے دوں، جی کرایہ لیں آپ گے سے آپ. کرایہ تو لوں گا نا، تو ہاں فری میں تو نہیں دوں گا. میں اگر آپ سے یہ کہوں کہ آپ مجھے کرایہ دیتے رہو اور 10-15 سال بعد یہ گھر میں آپ کو دے دوں گا. لیکن ایکسکیوز می سر، میں نے آپ سے یہ پوچھنا تھا، دیکھیں گھر لے لیتے ہیں مورگیج پہ، لیکن آپ اس کی انسٹالمنٹ پے کرتے رہتے ہیں، لیکن ایک ٹائم پہ آپ کے حالات اتنے خراب ہوتے ہیں جس مقصد کے لیے بھی آپ کو وہ گھر سیل کرنا پڑتا ہے.
ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. جب ہم سیل کر کے بینک کو کہتے ہیں کہ جی ہم اب نہیں دے سکتے اور ہمیں یہ سیل کرنا ہے گھر اور آپ کی پیمنٹ آپ کو کرنی ہے، تو بینک والے جو ہیں جتنی اماؤنٹ لی بھی ہوتی ہے آپ کا قرضہ وہیں کا وہیں کھڑا رہتا ہے. پیمنٹ واپس کرنے پہ آپ نے جتنی پیمنٹ کی ہوتی ہے اس سے کہیں زیادہ بینک لیتا ہے آپ سے. میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اگر فار ایگزامپل آپ نے 1 لاکھ کا گھر لیا تھا، ایگزامپل دے رہا ہوں آپ کو، اور 1 لاکھ کے اندر ابھی آپ نے اس کا پرنسپل جو واپس کیا تھا، آپ نے 10,000 واپس کر دیا تھا اگلے 5 سال میں، 90,000 کا ابھی بھی لون باقی ہے، اور گھر اب آپ کے پاس اہلیت نہیں رہی دینے کی کسی وجہ سے، اب بینک کے پاس گئے کہ جی مجھے یہ میں نہیں کر رکھ سکتی اور مجھے بیچنا ہے، یہ مجھے نہیں چاہیے، تو بینک کیا کرے گا؟ بینک اس گھر کو 1,00,000 روپے بیچ تو دے گا. لینے ہیں آپ سے. ٹھیک ہے نا، وہ بیچ دے گا. بیچ کے جو پیسہ آئے گا اس سے وہ اپنے 90 ریکور کرے گا پہلے. تو اگر لیٹس ازیوم اس نے بیچا اور مارکیٹ بڑھ چکی ہے، میں ازیوم کرتا ہوں کہ وہ اس وقت 1.5 لاکھ کا ہو گیا تھا، تو بینک کیا کرے گا؟ بینک آپ کو آپشن دے گا کہ اس کو بیچو، وہ کیونکہ استعمال میں تو آپ کے ہیں نا، تو آپ کو کہے گا اچھا آپ نہیں قسطیں پے کر سکتے، آپ اس کو بیچ دو. اب آپ نے بیچا 1.5 لاکھ کا بیکا، تو آپ نے اس میں سے 90 بینک کے واپس کر دیے، تو باقی تو آپ ہی کی جیب میں آئے گا، بینک تھوڑی باقی تو رکھے گا آپ اس کے کو، پاس آ گئی. اور تو آپ کے پاس آئے گا. تو یہ کیسے آپ کہہ سکتی ہیں کہ بینک بیچ کے سارا پیسہ خود رکھ لے گا اور آپ کو جو آپ کا قرضہ دیا ہوا ہے وہ بھی 90 کے علاوہ آپ سے جو 10 دے دیے وہ بھی آپ سے مانگے گا؟ یہ تو نہیں ہو سکتا. میرے کہیں خیال سے بھی نہیں، دیکھیں میرے خیال سے بینک ہمیں آپشن نہیں دے گا بیچنے کی. بینک یہ سیل کرنے کی آپشن اپنے پاس ہی رکھتا ہے. میں بے آپ شک کو وہ بتاتا زیادہ ہوں کب بکے. ابھی بتا دیتا ہوں، کلیئر ہوں اس پہ. اگر آپ اس گھر میں رہ رہے ہیں اور آپ نے ڈیفالٹ نہیں کیا ہے اور آپ جان رہے ہیں کہ میں اب مزید قسطیں نہیں دینے کی پوزیشن میں اور یہ نہیں میں مینیج کر پاؤں گی، تو آپ کو، کیونکہ گھر تو بہرحال آپ نے مارگیج پہ اٹھایا ہوا ہے نا، تو آپ جاؤ گے اس کو بیچنے کے لیے اوپن مارکیٹ میں. اوپن مارکیٹ میں جب آپ بیچو گے تو خریدار کو پتا ہوگا کہ یہ گھر آلریڈی ایک بینک کو مارگیج ہوا ہوا ہے اور اس پہ اتنا لون ہے. آپ کو لائبلٹی لیٹر لون کا وہ بنا کے دیتا ہے بینک، وہ لائبلٹی لیٹر پہ لکھا ہوتا ہے کہ اس پہ اتنا قرضہ ہے گھر کا. لیٹس ازیوم آپ نے اس گھر جو بیچنے جا رہے ہو اس کی مارکیٹ ویلیو اگر گر گئی ہے تو ظاہری بات ہے پھر بینک کہے گا مجھے تو پورا پیسہ چاہیے، تو وہ بیچ کے وہ آپ کہو گے نہیں مجھ سے نہیں بک رہا، تو آپ بینک کے متھے ڈال دو گے. بینک پھر اپنا لاس پہ بیچے گا اور پھر آپ کے اگینسٹ جو بھی کیس کرنا ہوگا کرے گا، دیکھے گا کہ آپ دے سکتے ہو نہیں دے سکتے ہو. پراپرٹی کی کیس میں موسٹلی ایسا نہیں ہوتا، موسٹلی وہ پراپرٹی بڑھ چکی ہوتی ہے وقت کے ساتھ سے، ساری دنیا میں بڑھتی ہے. تو بیچنے خریدنے کی جو کہتے ہیں اہلیت ہے یا جو رسپانسبلٹی ہے وہ مارگیجر جو رہ رہا ہے اس کے اندر مارگیجی اس کی ہے. بینک اس طرح آ کے آپ کے گھر کو نہیں بیچ سکتا. یہ آپ فیصلہ کریں گے کہ میں نے بیچنا ہے، کب بیچنا ہے. اگر ڈیفالٹ نہیں کیا ہوگا تو آپ کبھی بھی بیچ سکتے ہیں. ہاں اگر آپ نے ڈیفالٹ کر دیا، اب آپ نے قسطیں نہیں دی 6 مہینے تک، تو بینک کہے گا کہ نہیں جی اب آپ نہیں بیچ سکتے، اب ہم بیچیں گے، کیونکہ آپ نے تو دی نہیں قسطیں، ڈیفالٹ پہ آ گئے ہو. تو مطلب دیٹس ہاؤ mortgage market works everywhere in the world. تھینک یو بھائی، جزاک اللہ. اللہ آپ کو خیر سے رکھے، سلامت رکھے، خوش رکھے. اور میری بہنوں، انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی. اللہ کی امان میں خوش رہیں، اللہ کے فضل و کرم سے رہیں، تندرست رہیں اور خوشیاں آپ کے دروازوں تک آئیں. آمین ثم آمین. 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 خدا تھینک جزاک